Hello everyone, welcome to EduTap. So again we are back with our JAV free online classes जिसमें हम हर हफ्ते मंडे टू सैटरडे आपके साथ कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं फॉर योर JAV एग्जामिनेशन. तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ agency from principles and practices of banking. So let's start with the topic. So contract of agency को define किया गया है in the Indian Contract Act 1872. तो जो relationship create होता है agent और principal के बीच में वो इस act के अंदर defined है. तो एक एजेंट जो है इज अ पर्सन जिसे एम्प्लॉय किया जाता है टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन और टू रिप्रेजेंट दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ डीलिंग्स विद दी थर्ड पार्टी. तो अगर मैं आपको हायर करती हूँ कि आप मेरा ये जो पीस ऑफ लैंड है इसे सेल करवा दीजिए, तो आप थर्ड पार्टी से बात करेंगे मेरे लैंड को बिकवाने के लिए, तो आप क्या हो जाएंगे, एजेंट हो जाएंगे और मैं हो जाऊंगी प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल के लिए काम करता है एजेंट. तो अगर हम टेस्ट ऑफ एजेंसी की बात करें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए, तो सबसे पहले लीगली बाइंडिंग होता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह कंसिडरेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आपके के एजेंट के तौर पे मैं काम कर रही हूँ तो कंसिडरेशन का रिक्वायरमेंट नहीं भी होता है, उसके बिना भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, इसे क्रिएट किया जा सकता है. एंड द पीपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि माइनर्स एंड पीपल ऑफ अनसाउंड माइंड कैन ऑल्सो बी एजेंट्स. यहाँ पे प्रिंसिपल का कॉम्पिटेंट होना ज्यादा जरूरी है रादर देन द एजेंट. कैपेसिटी ऑफ द एजेंट इज इममटीरियल. कैपेसिटी ऑफ द एजेंट इज इममटीरियल. तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो कोई भी पर्सन को एजेंट बनाया जा सकता है इवन अगर वो साउंडनेस ऑफ माइंड नहीं है या अभी उसने एज अटेन नहीं किया है. लेकिन यहाँ पे एक इशू आ जाता है कि अगर मान लीजिए कि माइनर की वजह से अगर प्रिंसिपल को कोई नुकसान हो गया है या अनसाउंड माइंड की वजह से अगर कोई नुकसान हो गया है, तो प्रिंसिपल कल उन पे कोई केस नहीं कर सकता, उनसे किसी भी तरीके से वो पैसा जो है वो वसूल नहीं सकता है, क्योंकि माइनर मेजॉरिटी अटेन करने तक बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा. ठीक है. However, they may not be liable to the principal unless they have attained the age of majority or the sound mind. अगर sound mind होगा उसके बाद ही वो लाइबल होंगे प्रिंसिपल के प्रति. तो जो एजेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है. एक्सप्रेस में तो आपके मेरे बीच में अगर रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है एजेंसी का तो एक्सप्रेस है वो, लेकिन इम्प्लाइड भी हो सकता है. अगर आपकी कोई दुकान है जिसे मैं संभाल रही हूँ, आपकी तरफ से मैं संभाल रही हूँ, आपकी तरफ से मैं सामान खरीदती बेचती हूँ, तो वहाँ पे हमारा चाहे कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन इम्प्लाइड है कि मैं आपकी तरफ से काम कर रही हूँ, आप प्रिंसिपल हैं और मैं एजेंट हूँ. ठीक है. और एक्सटेंट की अगर बात करें, एक एजेंट को अपनी पावर के विद इन काम करना है. मैंने अगर आपके एजेंट के तौर पे काम करना है तो जितनी आप मुझे पावर प्रोवाइड करेंगे कि ठीक है ये एक्सटेंट है, इतनी तुम्हारी लाइबिलिटीज हैं, इतना तुमने काम करना है, उसके विद इन ही मुझे काम करना है. लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. मान लीजिए कि ए ने बी को बोला कि ये तुमने सामान जो है केरला पहुंचा के आना है. ठीक है. एक सर्टेन डेस्टिनेशन पे जाना है और पेरिशेबल गुड्स हैं जो खराब हो सकते हैं. हो सकता है कि आंध्रा तक पहुंचते ही कोई फ्लड्स आ गए, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि जो एजेंट है वो केरला तक मूव नहीं कर पा रहा है, बी जो है केरला तक मूव नहीं कर पा रहा है, उसको पता है कि पेरिशेबल गुड्स हैं, अगर बिकेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे, तो वो क्या करता है आंध्रा में ही उन्हें बेच देता है कि कहाँ पूरा लॉस होगा, कहाँ एटलीस्ट कुछ पैसे मिल जाएंगे ये सामान बेच के. तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में बी के पास पावर थी एक्ट करने की. ठीक है. उसके बाद डेलीगेशन की अगर बात करें तो अगर ए का एजेंट है बी एजेंट है, तो बी को जो काम दिया गया है ए के द्वारा वो अपना काम किसी और को आगे डेलीगेट नहीं कर सकता है. ए ने अगर बी को अपना एजेंट बनाया है तो बी को ही वो काम करना है, वो आगे काम डेलीगेट नहीं किया जा सकता है. हाँ, अगर आपका ट्रेड ऐसा है, अगर आपका कस्टम्स ऐसे हैं कि बी को किसी सब एजेंट की जरूरत पड़े, तो मान लो बी ने सी को अपना सब एजेंट बना दिया, तो सब एजेंट सी किसके प्रति लायबल होगा, बी के प्रति, और बी किसको आंसरेबल होगा, ए को. सी डायरेक्टली ए को लायबल नहीं होगा. हाँ, अगर सी कोई फ्रॉड करता है तो फिर सी डायरेक्टली सब एजेंट ए को लायबल होगा, अदरवाइज उसका सारा काम बी के थ्रू ही होगा. एंड अगर बी अपनी अथॉरिटी एक्सीड करता है, ए का एजेंट बी है, अगर बी अपनी अथॉरिटी एक्सीड करता है तो चाहे तो फिर वो बी को एजेंट लायबल भी ठहरा सकता है,
प्रिंसिपल बी को लायबल भी ठहरा सकता है कि तू लॉस पूरा कर, या फिर अपना जो प्रिंसिपल है वो एजेंट के एक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है। मान लो ए ने बी को बोला था कि तुमने सामान मार्केट से खरीद के लेके आना है आगे बेचने के लिए, लेकिन तुम सी की दुकान से सामान नहीं खरीदोगे, ठीक है। लेकिन बी क्या करता है, सी से ही उधार पे सामान खरीद के ले आता है, और ए कहता है कि चलो यार अब सामान आ तो गया, और ए उस सामान की पेमेंट सी को कर देता है। तो यहाँ पे एक तरीके से जब बी ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया तो भी उसका जो प्रिंसिपल है उसने एक्सेप्ट कर ली उस एक्सीडेड अथॉरिटी को, ठीक है। कहीं पे कुछ लिखा पढ़ा नहीं, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये प्रिंसिपल के हाथ में होता है कि अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर रहा है कि उसे लायबल ठहराना है या उसके एक्ट को एक्सेप्ट करना है। एक टाइप ऑफ एजेंसी होता है डेल क्रेडिटर एजेंट। अगर प्रिंसिपल है हमारा सेलर और उसने अपने एजेंट को हायर किया कि तुम मेरी तरफ से ये सामान बेचोगे, तो अब एजेंट क्या करता है, ये सामान क्रेडिट पे सेल करता है, और जो भी सामान वो क्रेडिट पे सेल कर रहा है उसकी वो गारंटी लेता है प्रिंसिपल के सामने कि इसके गारंटी मैं लेता हूं कि इसके पैसे आपको ज़रूर वापस आएंगे, जो भी सामान बेचा गया है क्रेडिट पे मैं लायबल हूँ कि अगर ये पैसे नहीं पे करता तो मैं गारंटी ऑफ क्रेडिट लेता हूँ यहाँ पे। तो इस टाइप की जो एजेंसी है जहाँ पे एजेंट जो है अंडरटेक्स द गारंटी ऑफ क्रेडिट विच इज़ एक्सटेंडेड टू द बायर, इसे डेल क्रेडिटर एजेंसी बोलते हैं। और यहाँ पे एजेंट का कमीशन जो है नॉर्मल से ज़्यादा होता है, बिकॉज वो एक रिस्क ले रहा है कि अगर कल जिसको सामान क्रेडिट पे बेचा वो पैसे नहीं वापस कर पाया तो गारंटी कौन लेके बैठा है, एजेंट। रिस्क ज्यादा है तो यहाँ पे वो कमीशन भी ज्यादा ही हमेशा चार्ज करता है। फिर अगर हम बात करें टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी की कि ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कैसे किया जा सकता है, तो पार्टीज भी खत्म कर सकती हैं, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी इसे खत्म किया जा सकता है। पार्टीज की बात करें कि दोनों पार्टीज ने अग्री कर दिया कि देखो अब हमें प्रिंसिपल एजेंट नहीं रहना है, खत्म करो, खत्म हो जाता है। प्रिंसिपल अपने तरफ से रिवोक करना चाहे कर सकता है, एजेंट रिनाउंस कर दे कि अब मैं तुम्हारा एजेंट नहीं हूं तो भी खत्म हो सकता है। दूसरा है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें क्या हुआ कि ए ने बी को बोला था कि तुम मेरे एजेंट हो, मेरा लैंड बिकवा दो, बी ने बिकवा दिया, बिजनेस खत्म हो गया, या टाइम ही एक्सपायर हो गया जितने टाइम के लिए एजेंट बनाया गया था कि 6 महीने के लिए एजेंट बनाया, 6 महीने निकल के खत्म। दूसरा हो सकता है कि प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया। अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट है तो फिर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हो जाता है। जो हमारा एजेंट है उसकी इंसॉल्वेंसी की बात नहीं है, प्रिंसिपल अगर इंसॉल्वेंट हो गया है तो फिर हो सकता है प्रिंसिपल या एजेंट में से किसी की डेथ हो जाए या उनमें से कोई इंसेन डिक्लेयर हो जाए, तब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म हो जाता है। आखिरी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में क्या है कि मान लो कि जिस चीज के लिए एजेंट बनाया गया था वो एक्ट ही इलीगल हो जाए। मान लो ए ने बी को बोला कि तुमने इतनी ये शराब जो है ये इस एरिया में बिकवानी है। अब मान लो कि उस स्टेट के अंदर लिकर सेल करना ही, शराब सेल करना ही इलीगल हो गया, तो ऑब्वियसली फिर अब एजेंसी का क्या मतलब बना, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का खत्म। दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर कि ए ने बी को बोला कि तुम मेरा घर बिकवा दो, अर्थक्वेक आ गया, वो घर ही टूट गया, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्ट हो गया, तो वहां पे भी जो हमारा टर्मिनेशन है एजेंसी का हो जाता है। फिर हम बात करते हैं एजेंट की रेम्यूनरेशन की। देखो एजेंट को अगर रेम्यूनरेशन देने का बोला था प्रिंसिपल ने और प्रिंसिपल ने फिर वो पेमेंट नहीं करी, तो राइट टू लियन होता है एजेंट के पास कि तुम जब तक मेरी पेमेंट नहीं करते ये तुम्हारा सामान मैं अपने पास रखूंगा, ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट मैं अपने पास रखूंगा, ठीक है। So in the absence of any special contract, payment for the performance of any act is not due to the agent by the principal until the completion of act. अगर A ने B को कोई काम दिया करने के लिए अपने एजेंट को, तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक फिर एजेंट को पैसे नहीं मिलते। हाँ, अगर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है कि ठीक है हाफ काम का हाफ पैसा मिल जाएगा, 1/3 काम का 1/3 पैसा मिल जाएगा, दैट इज डिफरेंट। अदरवाइज काम कंप्लीट होने पे मिलता है, ठीक है। एंड एजेंट हु इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन in respect of that part of the business which he has not conducted properly। तो हो सकता है कि एजेंट ने मिसकंडक्ट किया हो, तो ऐसा नहीं है कि फिर बिल्कुल ही उसका पैसा मार लिया जाएगा। अगर उसने 3/4 काम कंप्लीट कर दिया, 1/4 काम में उसने मिसकंडक्ट किया है, तो 1/4 की पेमेंट नहीं मिलेगी, 3/4 की उसको पेमेंट मिलेगी,
ठीक है। उसके बाद जो भी काम एजेंट कर रहा है प्रिंसिपल उसे इंडेमनिफाई करेगा। अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई काम करने के लिए बोला जिससे किसी थर्ड पार्टी को कोई इंजरीज हुई है, उनके राइट को इंजरी हुई है, उन्हें कोई लॉस हुआ है, तो एजेंट अपनी जेब से नहीं भरेगा, वो तो प्रिंसिपल की तरफ से एक्ट कर रहा है, तो प्रिंसिपल ही एजेंट को इंडेमनिफाई करेगा, लॉस फिर प्रिंसिपल ही भरेगा, क्योंकि एजेंट इज रिप्रेजेंटिंग द प्रिंसिपल एंड दैट एक्ट शुड बी डन इन गुड फेथ। गुड फेथ में उसने काम किया है, तब फिर हमेशा प्रिंसिपल एजेंट को इंडेमनिफाई करेगा। देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट, फ्रॉड बाय एन एजेंट। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंडर ही काम कर रहा है, उसने अपनी अथॉरिटी एक्सीड नहीं करी है, अपनी अथॉरिटी के अंडर ही काम कर रहा है, लेकिन उसने अपनी अथॉरिटी को यूज करते कोई फ्रॉड किया है, वहां पे भी प्रिंसिपल लायबल होगा। जब तक एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सीड नहीं करता लेकिन वो फ्रॉड कर रहा है, हो सकता है उसने अपने बेनिफिट के लिए फ्रॉड किया हो सकता है उसने प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए फ्रॉड किया हो, प्रिंसिपल ही एजेंट के एक्ट के लिए लायबल रहेगा। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, बिल्कुल गलत है ये। एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है, तो दिस वन इज इनकरेक्ट। द अथॉरिटी ऑफ एजेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, बिल्कुल सही है। एजेंट को एक्सप्रेसली अथॉरिटी भी दी जा सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। द एजेंट कैन नॉट अपॉइंट अनदर पर्सन टू परफॉर्म एक्ट्स विच ही हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली। अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को काम दिया है तो एजेंट को ही करना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, वन इनकरेक्ट है। सो बी 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ डैश इज अ टाइप ऑफ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप वेयर द एजेंट एक्ट्स नॉट ओनली एज अ सेल्स पर्सन और अ ब्रोकर फॉर द प्रिंसिपल बट ऑल्सो एक्ट्स एज अ गारंटर ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड टू द बायर। तो ये हमने डिस्कस किया था कि ए ने बी को बोला ये सामान बिकवा दो, बी आगे क्रेडिट पे सेल कर देता है और गारंटी लेता है क्रेडिट पे सेल किए गए सामान की। तो ऐसे टाइप की एजेंसी को क्या बोलते हैं? डेल क्रेडर एजेंट। सो बी इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत हमने देखनी है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट इज नॉट ड्यू टू द एजेंट बाय द प्रिंसिपल अंटिल द कंप्लीशन ऑफ सच एक्ट। काम कंप्लीट होने पे प्रिंसिपल एजेंट को पैसे देता है, बिल्कुल करेक्ट। एन एजेंट विल बी एंटाइटल्ड टू नो रेम्युनरेशन इवन इफ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस इज नॉट कंडक्टेड प्रॉपरली। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 3/4 काम अच्छे से किया है, 1/4 में दिक्कत होगी तो 1/4 के लिए पेमेंट नहीं मिलेगा एजेंट को, 3/4 के लिए तो मिलेगा। और ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि बिल्कुल भी नहीं मिलेगा पैसा, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। और हमें क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट। तो बी यहां पे करेक्ट आंसर है। तीसरा भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। एजेंट हैज राइट टू लियन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। अगर एजेंट को रेम्युनरेशन नहीं मिल गई है तो वो अपना राइट टू लियन एक्सरसाइज कर सकता है। The principal is bound to indemnify the agent against the consequences of all lawful acts done by the agent in the exercise of authority। तो जो भी एजेंट काम करता है लॉफुली तो वहां पे प्रिंसिपल उसको इंडेमनिफाई करता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूजुअल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज बाय वे ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, इंडेमनिटी बॉन्ड, गारंटी बॉन्ड या फिर नन ऑफ द अबव। ये हमने अभी लेक्चर में डिस्कस नहीं किया तो अभी हम कर लेते हैं। जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी फॉर्म होता है बिटवीन अ प्रिंसिपल एंड एजेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचर होता है, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू प्रिंसिपल जो है एजेंट को पावर देता है कि यू एक्ट ऑन माई बिहाफ। तो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यू कैन ऑल्सो लीव कॉमेंट्स ऑन दिस वीडियो एंड यू कैन ऑल्सो send an email at hello@edutab.co.in. So that's it for today. Thank you so much.